तो शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी का दूरदर्शन को दिया इंटरव्यू विवादों में फंस गया है। बताया जा रहा है कि इंटरव्यू के उस हिस्से को काट दिया गया जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्रियंका गांधी उनकी बेटी जैसी है। उधर प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के दूरदर्शन वाले इंटरव्यू विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो सिर्फ राजीव गांधी की बेटी है। नरेंद्र मोदी ने कहा बेटी जैसी है। मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ। मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इस इंटरव्यू विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि मोदी प्रियंका को बेटी कहकर खुश हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि प्रियंका को यह सुनकर ठीक नहीं लगता कि मोदी उनके पिता समान है। अमेठी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी पर एसपीजी सुरक्षा घेरा तोड़ने का आरोप लगा है। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका ने एसपीजी को दूर रहने को कहा और कम सुरक्षा दायरे में करीब 45 मिनट रही। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। इस पूरे मामले में यूपी पुलिस गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेगी। हालांकि प्रियंका का कहना है कि एसपीजी तो उनके साथ ही है। मैम अभी सिक्योरिटी एसपीजी की सिक्योरिटी छोड़ दी आपने? अरे गाड़ियां नजर नहीं आ रही मैम। अमेठी में प्रचार अभियान में जुटी प्रियंका गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और उसके पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर बिना नाम लिए हमला बोला। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अपनी सारी शक्ति हमें दे दो, हमें और चाहिए, हमें मजबूत बनाओ, हम करके दिखाएंगे। सारे सवालों का जवाब हमारे पास है, सारे निर्णय हम लेंगे। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोगों को ऐसी विचारधारा से बचने की जरूरत है जो सिर्फ बांटने और नफरत फैलाने में यकीन रखती है। कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जो देश में फैली हैं, जो विनाशक फूट फैलाती हैं, नफरत फैलाती हैं। भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने प्रियंका गांधी पर विवादित बयान दिया। मनोज तिवारी ने प्रियंका को नामचोर कहा है। तो प्रियंका वडेरा लिखे में शर्मात बाड़ी, गांधी लिखे हमरा ये लिखे बुझाती गांधी को आए लोग के पास। ये लोग कोयला चोर भी है, पूंजी चोर भी है और नाम चोर भी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा है। कल्याण ने कहा कि मोदी सरकार आने पर दामाद जेल की हवा खाएंगे। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में बीजेपी दफ्तर का घेराव किया। कांग्रेसियों ने पोस्टर लहराए जिसमें लिखा था वाड्रा जवाब नहीं देंगे। इन लोगों ने बीजेपी से अपने घोटालों का खुलासा करने को कहा। जमीयत उलेमा हिंद के मुखिया मोहम्मद मदनी ने प्रियंका गांधी की तारीफ की है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक मदनी ने कहा कि प्रियंका राहुल गांधी से बेहतर साबित होती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रियंका को आगे बढ़ाया होता तो ज्यादा फायदा होता। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से मदनी ने कहा कि प्रियंका गांधी चीजों को बेहतर तरीके से समझती हैं और बोलती हैं। उन्होंने कहा कि राहुल बोलते वक्त बैकफुट पर नजर आते हैं जबकि प्रियंका गांधी उनके मुकाबले ज्यादा आक्रामक है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी ने चुनाव के लिए सुन्नी धर्मगुरुओं से समर्थन की मांग की है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक रायबरेली में चुनाव से एक हफ्ते पहले ही प्रियंका ने सुन्नी धर्मगुरुओं से मुलाकात की थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक प्रियंका ने सुन्नियों के बड़े संगठन ऑल इंडिया उलेमा एंड मशाइख बोर्ड के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। अखबार का दावा है कि बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी बाबर अशरफ ने माना कि प्रियंका के साथ 2 घंटे तक मीटिंग चली थी। वाराणसी से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान जेडीयू ने किया है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए केजरीवाल का साथ देने का फैसला लिया गया है। जदयू ने तय किया है कि हम श्री नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे। जदयू ने तय किया है श्री हम अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेंगे। जदयू ने अपने दोनों शीर्षस्थ नेताओं को वहां के चुनाव में आने के लिए निमंत्रण दिया है। केजरीवाल के प्रचार के लिए जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव वाराणसी भी जाएंगे। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने यह भी कहा कि वाराणसी में केजरीवाल के प्रचार के लिए नीतीश कुमार से भी बात की गई है। जेडीयू ने केजरीवाल को समर्थन का ऐलान किया तो बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी पार्टियों का एक ही एजेंडा है कि मोदी को कैसे रोका जाए।
वडोदरा में चुनाव खत्म होने के बाद अब नरेंद्र मोदी वाराणसी पर फोकस करने वाले हैं। वो 5 मई से वाराणसी में कैंप करके चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं। मोदी वडोदरा के साथ साथ वाराणसी से भी चुनाव लड़ रहे हैं और यहां 12 मई को चुनाव होने वाला है। वेल टुडे अखबार के मुताबिक नरेंद्र मोदी के लिए वाराणसी के कैंट इलाके में किराए पर घर लिया जाएगा। पहले सिगरा या रविंद्रपुरी इलाके में मोदी के रहने का इंतजाम करने की खबर आ रही थी, लेकिन एनएसजी और गुजरात पुलिस ने इन दोनों जगहों को खारिज कर दिया। वाराणसी में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कौमी एकता दल ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को समर्थन दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है। हर पोलिंग बूथ में वोटर लिस्ट के जितने भी पेज हैं, उन सभी पेज के लिए अलग अलग इंचार्ज बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि वाराणसी में मोदी के प्रचार के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी आएंगे। इनमें लालकृष्ण आडवाणी, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के अलावा हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी के भी नाम हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाराणसी में मोदी की ऐतिहासिक जीत होगी। साथ ही योगी ने कहा कि वहां कांग्रेस और एसपी की जमानत जब्त होगी। 4 मई को नरेंद्र मोदी वाराणसी के आसपास के इलाकों में भी रैली करने वाले हैं। 4 मई को उनकी 3 रैलियां हैं और ये रैलियां भदोही, इलाहाबाद और फूलपुर संसदीय क्षेत्र में होने वाली हैं। इसके बाद वो 5 मई से मिशन वाराणसी में लग जाएंगे। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने तिरुपति के वेंकटेश्वरा मंदिर के दर्शन किए और पूजा पाठ किया। कमल निशान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर हुई एफआईआर पर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बेफर पड़े। उन्होंने कहा कि बंदूक दिखाने पर एफआईआर होती तो बात समझ में आती, लेकिन यहां तो कमल दिखाने पर एफआईआर हो गई। कोई किसी को चाकू दिखाए, एफआईआर समझ में आ सकती है। कोई किसी को पिस्तौल दिखाए, एफआईआर समझ में आ सकती है। कोई किसी को बंदूक दिखाए, एफआईआर समझ दिखाती है। मुझ पर एफआईआर इसलिए लगी है कि मैंने लोगों को कमल दिखाया। मोदी ने यह भी कहा कि गुजरात में हुई एफआईआर को वो कभी भूल नहीं पाएंगे। 30 अप्रैल मैं जिंदगी में कभी भूलूंगा नहीं। तो मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ गुजरात में एफआईआर रजिस्टर हुई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का राग छेड़ा है। पाक के सेना प्रमुख जनरल रहीफ शरीफ ने विवादित बयान दिया और कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए गर्दन की नस की तरह है। रावलपिंडी में शहीदी दिवस के मौके पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल रहीफ शरीफ ने ये बात विवादित बयान दिया है। उन्होंने कश्मीर को विवादित बताते हुए कहा कि कश्मीरियों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। पाक सेना प्रमुख जनरल राहिफ शरीफ के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि अगर पाकिस्तान कश्मीर को अपने गले की नस समझता है तो उन्हें यह समझना होगा कि हम इसे काटने का मादा रखते हैं। अगर कश्मीर को वो अपने शहरग मानते हैं, अपने गले की रग मानते हैं, तो हम उस रग को काटने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। ये बात उन्हें अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। मुजफ्फरनगर दंगे से सुर्खियों में आए बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा कि भारत में मोदी सरकार बनते देख पाकिस्तानी आर्मी की नींद उड़ गई है। सोम बोले, मोदी पीएम बनेंगे तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने टीवी एंकर अमृता राय से अपने रिश्ते को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब दिए। साथ ही नरेंद्र मोदी और उनकी पत्नी को लेकर सवाल भी उठाए। He is a coward who has hidden his wife for last 30 years. Well, whatever it is, it's a private matter which I have made it public because I want people to understand that I have nothing to hide. I have the courage of my conviction and I have the courage to face consequences. बीजेपी नेता उमा भारती ने दिग्विजय सिंह और अमृता राय के रिश्ते को लेकर तंज कसा है। उमा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने अपनी पत्नी की चिता ठंडे होने का इंतजार तो किया होता, कम से कम उनकी एक बरसी तो हो जाने देते। दिग्विजय सिंह ने कल ही स्वीकार किया था कि उनके टीवी एंकर अमृता राय से संबंध है। अमृता ने भी इसे कबूल करते हुए कहा था कि वो अपने पति से तलाक की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है और तलाक के बाद दिग्विजय सिंह से शादी करेंगी। उधर राहुल गांधी ने हिमाचल के बिलासपुर में एक रैली में बीजेपी और संघ पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि बीजेपी महिलाओं को शक्ति देने की बात करती है, जबकि आरएसएस के फाउंडर गोलवलकर जी महिलाओं को वोट की शक्ति देने के विरोध में थे। राहुल ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि बीजेपी 1 रैंक 1 पेंशन का वादा करती है, जबकि इस मुद्दे पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, पैसा रिलीज हो चुका है। जो काम हो चुका है उसे करने का वादा करती है बीजेपी।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान भेज दिया जाए, पाकिस्तान जाए तो उसको पता लगेगा। जो दूसरे को भेज रहा पहले वो जाना। आजमगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोदी की लहर को नकार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी का विकास मॉडल यूपी सरकार की नकल है। अखिलेश बोले, गुजरात हाईटेक जरूर है लेकिन उससे लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के बाद यूपी महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री लीलावती कुशवाहा ने मायावती पर आपत्तिजनक बयान दिया। लीलावती ने कहा कि मायावती अपने कुंवारेपन की जांच कराएं। यूपी के मंत्री और समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। आजम ने यहां तक कहा कि चुनाव आयोग ने उन पर पाबंदी लगाकर पाप किया है और इसके लिए उसे शर्मिंदा होना चाहिए। आजम खान ने चुनाव आयोग को उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म करने की चुनौती भी दे डाली। आजम ने कहा कि अगर उनकी सदस्यता खत्म की जाती है तो वो अगली बार और भी ज्यादा मतों से चुनाव जीतकर आ जाएंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जिला अदालत ने एमएस सुप्रीमो राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले की सुनवाई 8 मई को होगी। 2008 में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने औरंगाबाद में एक बस पर पथराव किया था। चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा को चेतावनी दी है कि अगर वो नहीं माने तो उन पर बैन लगा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी पर लगातार विवादित बयान देने के बाद बेनी को आयोग ने ये चेतावनी दी। बीजेपी के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पहुंचे। सिद्धू अपने नए घर में पूजा करवाने आए थे। कल वोट नहीं देने पर सिद्धू ने कहा कि हर सवाल का जवाब नहीं होता। सिद्धू बोले, अमृतसर से उनका रिश्ता हमेशा बना रहेगा। फैजाबाद पहुंचे बीजेपी विधायक संगीत सोम ने बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह के समर्थन में वोट मांगे। योग गुरु बाबा रामदेव पर अभिनेत्री मोनिका बेदी पर विवादित बयान देने के चलते राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योग गुरु बाबा रामदेव का पुतला फूंका। आगरा में वकीलों ने योग गुरु बाबा रामदेव और बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करवाया। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस में हुआ धमाका, आतंकी हमला था। ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा। एक संदिग्ध चेन्नई स्टेशन से ही पकड़ा गया। ब्लास्ट की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। तमिलनाडु पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि दोनों धमाके मोबाइल के जरिए टाइमर से जोड़कर किए गए। बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस की 2 बोगियों में हुए एक के बाद एक 2 ब्लास्ट होते ही चीख पुकार मच गई। ब्लास्ट में 22 साल की स्वाति की मौत हो गई जो बेंगलुरु से विजयवाड़ा जा रही थी। वहीं धमाके की चपेट में आने से 14 लोग भी घायल हो गए। बेंगलोर गुवाहाटी मोहंती एक्सप्रेस में धमाका सुबह 7:05 पर हुआ। ब्लास्ट 2 बोगियों S4 S5 में हुआ जिसकी चपेट में कई यात्री आ गए। बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस गुवाहाटी जा रही थी। ट्रेन को सुबह 5:40 पर ही चेन्नई पहुंचना था लेकिन ट्रेन देरी से करीब 7 बजे पहुंची। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी थी और इसे रवाना होना था कि तभी धमाका हो गया। धमाके के बाद ट्रेन में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। कोई पटरी पर कूद गया तो कोई प्लेटफॉर्म में ही बेतहाशे भागे जा रहा था। सभी घायलों का आनन फानन में चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसी को पैर में चोट आई तो किसी के शरीर पर गहरे जख्म आए। हालांकि सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस में हुए ब्लास्ट पर रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे पर खेद जताया है। रेल मंत्री खड़गे हादसे पर अफसोस जता रहे हैं लेकिन रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी ने विवादित बयान दिया और कहा कि सभी ट्रेनों में सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जा सकते। धमाके के बाद रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुआवजे का ऐलान किया। रेल मंत्री खड़गे हादसे पर अफसोस जता रहे हैं लेकिन रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी ने विवादित बयान दिया और कहा कि सभी ट्रेनों में सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जा सकते। धमाके के बाद रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र ने तमिलनाडु सरकार से ब्लास्ट पर रिपोर्ट मांगी है। इधर मुख्यमंत्री जयललिता ने सीबीसीआईडी जांच के भी आदेश दिए हैं। धमाके में मारी गई महिला के परिवार को 1 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है। ब्लास्ट के करीब 5 घंटे बाद बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस चेन्नई से रवाना की गई। बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस में ब्लास्ट के बाद गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्लेटफॉर्म से लेकर पटरियों तक में सर्च अभियान चलाया गया।
चेन्नई में ट्रेन से हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चेन्नई में ट्रेन में हुए धमाके के बाद देश भर के रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। पाकिस्तान की सीमा से लगे राजस्थान के बाड़मेर रेलवे स्टेशन, जम्मू रेलवे स्टेशन में सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए गए। इस बीच दिल्ली मेट्रो को भी उड़ाने की धमकी मिली है। किसी ने फोन कॉल करके मेट्रो को ब्लास्ट करने की धमकी दी है। कालाधन मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के गठन को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो विदेशी बैंकों में काला धन रखने वाले लोगों की लिस्ट वकील राम जेठमलानी को 3 दिनों के अंदर सौंपे। तिहाड़ जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत राय ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला सुनाने की गुजारिश की है। दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीपीसी को आदेश दिया है कि वो दिल्ली में बिजली आपूर्ति को बाधित न करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी बीएससीएस से कहा है कि वह एनटीपीसी को बकाये का भुगतान करे। गाजियाबाद में एक नामी स्कूल के डायरेक्टर को रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अभिभावकों की शिकायत पर पुलिस ने स्कूल के डायरेक्टर को रंगदारी मांगने और शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दिल्ली की सड़कों से जल्द ही ई रिक्शा हटाया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग से पूछा है कि शहर की सड़कों पर ई रिक्शा किस नीति के तहत चलाया जा रहा है। ग्वालियर के मोती महल इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब कमिश्नर कार्यालय में अचानक आग लग गई। कमिश्नर दफ्तर में आग लगने की खबर पाकर दमकल की दर्जन भर गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में लग गई। जिस इमारत में आग लगी वो काफी पुरानी है। सिंधिया राजवंश के समय सिंधिया का सचिवालय हुआ करता था। दिल्ली से सटे नोएडा में आग लगने से एक स्कूल बस धू-धू कर जल गई। मुंबई सीएसटी स्टेशन पर 1 घंटे के अंदर 3 ट्रेनों के अंदर आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। तीनों ट्रेनों में लगी आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली के झंडेवालान में देर रात एक शख्स को कुछ लोगों ने गोली मार दी। दिल्ली के तुगलकाबाद में एक घर से लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मुंबई के चर्चगेट इलाके में 21 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में प्रेम प्रसंग के मामले में 2 महिलाओं को अर्धनग्न घुमाने का मामला सामने आया है। राजस्थान के सीकर में चेन स्नैचिंग की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कई प्रीमियम ट्रेनों के ड्राइवरों ने टीटी स्टाफ की पिटाई कर दी। महाराष्ट्र के नासिक में एक पुलिस ऑफिसर को एंटी करप्शन यूनिट ने 14,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। कल से आईपीएल 7 का मुकाबला भारत में शुरू होगा। 2 मई को रांची में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में धीमी गति से ओवर करवाने के मामले में $20,000 का जुर्माना लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हटाकर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान पर कब्जा कर लिया है। क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के बीच अफेयर की खबरें एक बार फिर तेज हो गई हैं। सानिया मिर्जा और कारा ब्लैक ने WTA पुर्तगाल ओपन टेनिस टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। रियल मैड्रिड की तरफ से खेलने वाले पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में एक सत्र में सर्वाधिक गोल करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ स्टीफेन कोहेन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी भारत की अर्थव्यवस्था बदल सकते हैं। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर परमाणु परीक्षण की धमकी दी है। पाकिस्तान के बिजली मंत्री आबिद शेर अली ने राष्ट्रपति भवन, पीएम सचिवालय समेत 18 सरकारी भवनों के बिजली कनेक्शन काटने के आदेश दिए हैं। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन और उनकी पत्नी सुजैन ने मुंबई की कुटुंब अदालत में आपसी सहमति से वैवाहिक संबंध खत्म करने के लिए आवेदन दायर किया है। बांद्रा की कुटुंब अदालत 31 अक्टूबर को ऋतिक और सुजैन के तलाक के आवेदन पर सुनवाई करेगी। मुंबई में फिल्म अभिनेता जितेंद्र ने 145वें दादा साहब फाल्के रत्न अवार्ड को होस्ट किया। प्रियंका चोपड़ा के नए एल्बम आई कांट मेक यू लव मी का गाना इन दिनों खूब धूम मचा रहा है। हालांकि प्रियंका का एक गाना मशहूर सिंगर बोनी रॉयट के एल्बम लकी ऑफ द ड्रॉ से लिया गया है।
साल 2012 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन का सीक्वल भारत में रिलीज होने को तैयार है।